और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, लश्कर के तर्जुमान कश्मीर फाइट्स ने जारी की है फहरिस्त। कश्मीर में काम करने वाले हिंदू आईएएस अफसरों के नामों की फहरिस्त जारी की है। हुकूमत कश्मीर से मुसलमानों का सफाया करने की राह हमवार करना चाहती है। बड़ी खबर इस वक्त की, लश्कर के तर्जुमान कश्मीर फाइट्स ने जारी की है फहरिस्त। कश्मीर में काम करने वाले हिंदू आईएएस अफसरों के नामों की फहरिस्त जारी की है। उनका इल्जाम है कि हुकूमत कश्मीर से मुसलमानों का सफाया करने की राह हमवार करना चाहती है। तो बड़ी खबर अब तक की आपको बता दें, शुरुआत करें उससे। लश्कर के तर्जुमान कश्मीर फाइट्स ने एक और फहरिस्त जारी की है जिसमें बताया गया है कि कश्मीर में काम करने वाले हिंदू आईएएस अफसरों के नामों की यह फहरिस्त है। उसमें बताया जा रहा है कि हुकूमत कश्मीर से मुसलमानों का सफाया करने की राह हमवार करना चाहती है। तो बड़ी खबर, कश्मीर फाइट्स ने एक फहरिस्त जारी की है और फहरिस्त है आईएएस अफसरों के नामों की, कश्मीर में काम करने वाले। और आइए हमारे नुमाइंदे ईशान वानी इस वक्त पूरी तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान, फिर से फहरिस्त जारी हुई, इस बार आईएएस अफसरों की हुई है, क्या तफसीलात आपके पास? इससे पहले कश्मीर फाइट्स जो ये ब्लॉग है उसमें इससे पहले जो है आईपीएस अफसर तो जम्मू कश्मीर में काम करे हिंदू आईपीएस अफसर, उनकी एक नामों की लिस्ट जो है शाया की थी। और ये दूसरी आज उन्होंने लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हिंदू आईएएस अफसरों को यहाँ पे तरजीह दी जा रही है और इसका मकसद उनके हिसाब से ये है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है एक साजिश की जा रही है। फिलहाल जो लिस्ट है, ऐसा लग रहा है कि सरकारी वेबसाइट से इसके स्क्रीनशॉट लिए गए हैं जहां पर हमेशा ऐसे अफसरों की फहरिस्त जो है रहती है और उसके बाद इनको जो है फिलहाल उनके स्टेटमेंट में जारी कर दिया गया है। इससे पहले आईपीएस अफसरों की लिस्ट जारी की गई थी और ये दूसरी ऐसी लिस्ट है जिसमें अब आईएएस अफसरों के नाम शामिल किए गए हैं। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में काफी सारे आईएएस अफसर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पे आगमूड कार्टर भी जो है आ गया है, तो काफी सारे अफसर जो है बाहर से भी जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। तो उसके तर्जुमान के मुताबिक ये जो है एक आरएसएस और हिंदू आइडियोलॉजी के जो आईएएस अफसर है उनको यहाँ पर तरजीह दी जा रही है और ये जो है एक षड्यंत्र जो उनके हिसाब से है उसकी तरफ जो है काम किया जा रहा है ताकि मुस्लिमों को जो है कहीं ना कहीं दबाया जाए। ये उनका एलिगेशन है। लेकिन आपको याद है कि ये जो टीआरएस है, ये जो कश्मीर फाइट्स है, ये जो लश्कर है उनका एक माउथ पीस है और वो लगातार ऐसे लिस्ट जो है पब्लिश किए जाते हैं। चाहे वो कश्मीरी पंडितों की बात हो या चाहे कुछ और लोगों की बात हो, तो उनके नाम काफी सारे बार शाया हुए हैं इसमें। तो आज लेटेस्ट में फिलहाल आईएएस अफसरों के नाम जो है इसमें शामिल किए गए। जी, सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है, कोई बयान इस पर? फिलहाल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये अभी कुछ देर पहले ही हुआ है और इससे पहले ही हुआ है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार जो है इसको कुछ सीरियसली लेगी, क्योंकि ऐसे जो लिस्ट है सरकार पहले भी कह चुकी है कि ये आते हैं जाते हैं, लेकिन वो इन चीजों से डरने वाले नहीं है। सरकार का हमेशा स्टैंड यही रहा है कि वो इन चीजों से डरने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी ऐसी कोशिशें हो, वो अपने पक्ष से पीछे नहीं हटेंगी और लोगों के लिए काम करती रहेंगी। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आईएएस अफसरों के नाम सरकार की जो है वेबसाइट पर मौजूद होते हैं। फहरिस्त जारी करने का कोई एक तरह से सिर्फ डराना है मकसद, हालांकि ऐसी फहरिस्त नहीं है कि जो इनके हाथ लगी हो। ये तो नाम सारे सरकार की वेबसाइट पर होते ही हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने सही कहा कि ऐसे नाम नहीं लगे हैं। हालांकि तशवीर जो है पहले ऐसे नामों की कब जाया की गई थी जब कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉय है जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, उनके नाम जब शाया किए गए थे तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन ये था कि हमारे नाम लीक कैसे हो रहे हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है, ऐसे नाम जो है सरकार की जो जीएडी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वहां पे रैंक और डिजिग्नेशन के हिसाब से हमेशा आईएएस ऑफिसर्स की रहती है। तो वहां से ऐसा लग रहा है कि वहां से निकाले गए हैं ये नाम और वहां पे फहरिस्त हमेशा जो है ऐसे अफसरों की मौजूद रहती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ईशान। तो एक बार फिर से दहशतगर्दों ने, लश्कर के जो तर्जुमान है कश्मीर फाइट्स, उसने फहरिस्त जारी की है। हिंदू आईएएस अफसरों के नामों की फहरिस्त है। एक बार फिर डराने की नाकाम कोशिश कर रही है ये दहशतगर्द तंजीम। आगे बढ़ते हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामबन की गोल में अब्दुल मजीद लोन की जायदादें सील की गई हैं। इसके अलावा गुल मार्केट में मजीद 2 जायदादें जब्त की गई हैं। 2 जायदादें फारूक अहमद और शहदीन नामी शख्स की हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का दूसरा साल पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन और बैनुल अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में रिहाइश पजीर अवाम खुश हैं।
इन लोगों का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी माहदे पर अमल आवरी से उन्हें राहत नसीब हुई है, क्योंकि फायरिंग बंद हो जाने की वजह से वो अब अपना रोज़मर्रा का कामकाज बिला किसी खौफ व खतर के अंजाम दे पा रहे हैं। कश्मीर खित्ते में बारामूला ज़िले से लेकर बांडीपुरा और कुपवाड़ा अजला तक सरहदी इलाकों में आबाद लोगों की ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी समझौते पर अमलावरी आइंदा बरसों में भी जारी रहे, ताकि अवाम पुरसुकून माहौल में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। उड़ी सेक्टर में जीरो लाइन के बिल्कुल करीब आबाद गांव घरकोट में बाशिंदे मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद रफ़ीक बलूट का कहना है कि जंगबंदी से कबल पाकिस्तान की बिलाश्तियाल गोलाबारी से इलाके के लोगों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि उनके गांव के लोग हमेशा खौफजदा रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से अक्सर औकात बिलाश्तियाल गोलाबारी की जाती थी, जिसके बायस लोग अपने घरों में ही सहम कर रह जाते थे। किसानों के लिए खेतों में काम करना खतरे से खाली नहीं होता था। बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल भी नहीं जा पाते थे। ताहम गुज़श्ता 2 साल से सरहद पर खामोशी है, जिसकी वजह से यहाँ हालात मामूल पर आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीज़ फायर वायलेशन के आज 2 साल मुकम्मल होने को हैं। आज हम उड़ी के गरकोट इलाके में आए हैं, जहां पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो पिछली बार पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग होती थी, बॉर्डर शेलिंग होती थी, फायर होता था या बड़े शेल फायर किए जाते थे, वहाँ से तो जानो माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि कितने खुश हैं वो, और वो क्या चाहते हैं कि आइंदा ऐसा ही माहौल रहना चाहिए। इससे पहले वो अपना जो है काम काज जो है नहीं कर पाते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, बड़ी परेशानी होती थी। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि कितने खुश हैं वो, क्योंकि आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं फायरबंदी के। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कहाँ से रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, और कितने खुश हैं आज आप। शुक्रिया जनाब, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक बलोट है। मैं इस गरकोट गांव का रहने वाला हूं। हम इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि गवर्नमेंट ने जब से ये फायर वायलेशन बंद किया है, उसके बाद हमारे बच्चे अच्छी तरह से स्कूल जा रहे हैं। हमारे नौजवान कोई मजदूरी के लिए, खेती बाड़ी के लिए इधर उधर जाते हैं तो अच्छी तरह से जा रहे हैं। बुज़ुर्ग भी घर में अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कर रहे हैं। वरना पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी तो बच्चों को भी कैद करना पड़ता था, बुजुर्गों को भी कैद करना पड़ता था, नौजवान भी कैद ही रहते थे। अगर कोई बेचारा मजदूरी के लिए अपनी पेट के कमाई के लिए जाता था तो या तो नुकसान में रहता था, अगर नुकसान में नहीं रहता था तो शायद घर वापस नहीं आ सकता था, घर वाले भी परेशान रहते थे। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट का कि जब से इन्होंने ये फायरबंदी बंद की है तो हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है सर, अच्छी तरह से गुजर रही है। तो आप चाहते हैं कि खुशी का माहौल रहना चाहिए आपस में दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि जो लोग हैं इस पार या उस पार वो चैन सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। वैसे तो हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो आपस में क्या करें क्या ना करें, लेकिन हम अपने हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हैं और इस बात पर बड़े खुश हैं कि इन्होंने फायर वायलेशन बंद किया। उसके बाद हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी। हम अपील करते हैं कि आगे भी ये काम इसी तरह रहे सर, बंद रहे फायर बंद, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकें सर। इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट के आज़ाद शुक्र गुजार हैं सर। ये बताइए कि क्योंकि फायरबंदी के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं आज, क्या है आपके दिल में, एक सुकून सा है? अभी कहाँ, अभी तो सुकून है नहीं। यहाँ लोग पहाड़ों में रहते हैं, देखो पीछे कितना पहाड़ है, उस साइड कितना पहाड़ है। यहाँ तो गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी लोगों को नहीं दे रही है, कोई तरक्की नहीं दे रही है। यहाँ तो रास्ते जैसे पड़े वहीं पड़े, पावर का देखो तार टंगाई है, पावर 2 घंटे की कटौती लगाई, पावर प्रोजेक्ट हमारे हैं। और पावर प्रोजेक्ट के बजाय हमें पावर 5 किलोमीटर फ्री होने के मुताबिक 900 रुपया बिल आ रही है, 717 आई 900 आई। आप देखो इस पहाड़ में लोग कहाँ से पैसा लेंगे और कहाँ से डिस्पोज करेंगे, कहाँ से पावर की बिल भरेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तो आप समझते हैं कि फायरबंदी से चूंकि माहौल ठीक है यहाँ पे, और सरकार से आप यही मुतालबा कर रहे हैं कि तरक्की भी होनी चाहिए इन इलाकों में? हाँ, तरक्की होनी चाहिए ज़्यादा। अभी तो लोगों को फायर का भी खौफ ही दिल में रहता है, कभी अटैक हो सकता है, उसमें कोई लोगों को खौफ ज़्यादा ही है मतलब। लेकिन तरक्की गाँव में नहीं गवर्नमेंट कर रही है, फैसिलिटी नहीं कर रही है, मुझे क्यों नहीं समझ आ रही। तो नाज़रीन, इन लोगों का यही कहना है कि चूंकि 2 साल मुकम्मल हो गए, ये काफ़ी खुश हैं, अपना कामकाज कर सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ये भी अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने फैमिली को पालते हैं। लेकिन इनका ये भी गवर्नमेंट से कहना है कि डिमांड है कि इन इलाकों की तरक्की भी होनी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीमें हैं वो
इन दूर दराज इलाकों तक पहुंचनी चाहिए ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में रावलपुरा और मुल्हिका इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी ने वहां के बाशिंदों में खौफ व हिरास फैला दिया है। रावलपुरा में कल शाम तेंदुए को देखा गया था और 2 रोज़ कबल करीबी इलाके वरम्बल में 2 तेंदुए देखे गए थे। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जाल लगाए हैं और आवाम से कहा कि वो घबराए नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमा वाइल्ड लाइफ ने लोगों से कहा है कि शाम के औकात में बच्चों को घूमने की इजाज़त न दें। सर उधर एक गली में आया था और बहुत शोर वगैरह हो रहा था और हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोग यहीं पे रहते हैं और इसी में रात भर सोए हैं, रात को बाहर भी नहीं निकले हैं और यहाँ पे एक जाल भी लगाया हुआ है और अभी तक तो कोई ये नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारा खौफ है, अभी 2-3 दिन से यही चल रहा है। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया। कल ऑलमोस्ट लगभग 10:30 के करीब जो आप ये वाला प्लेन देख रहे हो ना, अच्छा, जो आगे जा रहा है वहाँ पे था लगभग 10:30 के करीब, रात को 10:30। 10:30 उससे पहले भी एक बंदे ने देखा था। हाँ, लाइक उन्होंने लेन ई के पास देखा था। अच्छा अच्छा, लगभग तब 9:30 थे। लेपर्ड वुच वारे कॉलनी मज अलमदार कॉलनी मज बे सरस्वती कॉलनी मज तत वुक तो मे वुच पान क्या बह हेसा वुच पान तो पत गई वनकस बहरान कह नबरी नेरनस मस्जिद करे कुलुप मस्जिद करे कुलुप सुबह नीरान फजर नमाज कहीं मस्जिद मज बांग से गसान दोन मस्जिद कहीं ये तो इसके लिए एक बड़ा आदमी जो है लेना इसका, क्योंकि इसका भी इतना वो नहीं है कि ये इसको जो है ट्रैक कर पाए बड़े आदमी को। लेकिन एक छोटा बच्चा 9-10 साल तक जो है ये इसके लिए इजी प्रे बनता है। ये एक अपने शिकार के साइज के साथ इसको मैच भी करता है। तो इस सिलसिले में जो है वहाँ पे इनकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो हम खास तौर पे जो हमारी यहाँ पे आलिया मैडम है जो वाइल्ड लाइफ SOS हमारे साथ काम करती है कॉन्फ्लिक्ट में, उनको हमने यही मैंडेट दिया है कि घर घर जाके हर घर में उनके साथ बात करें, चाहे वो मोहल्ला कमेटीज़ हो, चाहे वो मॉस्क्स हो, चाहे वो यहाँ के जो सिविल सोसाइटीज़ हो, जो भी ग्रुप्स हो, या डोर टू डोर भी जाके वहाँ उनसे बात करें। उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ को सेंसिटाइज करें कि जो हमारे डूज एंड डू नॉट्स हैं और जो झाड़ झाड़ियाँ हैं आगे पीछे घरों के, उनको साफ रखें, लाइट का अच्छा खासा इंतज़ाम रखें और जो ये टेम्पररी शेड्स है जहाँ पे लोगों की मूवमेंट बहुत कम रहती है, जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा हो सकता है कि यहाँ लेपर्ड छुप सकता है दिन भर, तो वहाँ पे जो है उन पे ख़ास तौर पे नज़र रखें, उन एरियाज़ पे नज़र रखें। ये एबंडॉन जो है, एबंडॉन चीज़ें जो है अगल बगल जो है इन पे ख़ास तौर पे नज़र रखें, इन पे लोग मूवमेंट करें और उसमें जो है अनसेफ उसके लिए लेपर्ड फील करे वहाँ पे बैठना। एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया था जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास पाया गया। इत्तला मिलते ही महकमे वाइल्ड लाइफ और पटन पुलिस की मुश्तरका टीम ने 4 घंटे की मशक्क़त के बाद उसे दबोच लिया। किसी का जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। पटन, टंगमर्ग और दूसरे पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तेंदुए और रीछों की मौजूदगी से लोगों में खौफ पाया जा रहा है। महकमे ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और जंगली जानवरों को देखते ही फौरन मुतल्लका महकमे को इत्तला देने की भी अपील की है। कटरा शिवखोड़ी रोड के तहत धनवान गांव के सयाहती मकाम पर पैराग्लाइडिंग करते हुए एक हेल्पर अपना तवाज़ुन खो बैठा और वहां वोल्टेज तारों में फंस गया, जिसके बाद पुलिस और मकामी लोगों की मदद से उसे हाई वोल्टेज तारों से नीचे लाया गया। इसे रेस्क्यू के बाद उसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी ले जाया गया और हालत इंतहाई नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जख्मी शख्स को जम्मू के GMC रेफर कर दिया। झुलसने वाले शख्स की शनाख्त मनीष कुमार के तौर पर हुई है। रियासी के धनवा गांव में होने वाली पैराग्लाइडिंग आज दुर्घटना का शिकार हो गई है, जहां पर एक हेल्पर फन फ्लाइंग के लिए निकला हुआ था, लेकिन वह अचानक अपना संतुलन जो है वो अपने पैराग्लाइडिंग सिस्टम से जो है वो खो देता है, जिसकी वजह से वह तार के ऊपर अटक जाता है और हाई वोल्टेज वो तार थी, जिसके कारण जो है वो काफ़ी झुलस गया है। और उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद के साथ जो है वो उस युवक को रियासी जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के लिए पहुँचाया है। अगर इस युवक की बात करें तो ये युवक जो है वो शिमला का रहने वाला था। मुनीष कुमार नामक ये युवक था, जिसकी आयु
18 वर्ष के करीब बताई जा रही है। यहाँ से प्राथमिक उपचार देने के बाद जो है वो जम्मू जीएमसी की तरफ उसे रेफ़र कर दिया गया है, क्योंकि हालत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई थी। और बताते चलें कि ये धनवा गाँव जो है वो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करते हैं, लुत्फ़ जरूर लेते हैं, लेकिन सिस्टम फेलियर होने के कारण जो है वो ये युवक कम से कम 1 घंटा जो है वो रेस्क्यू के लिए तड़फता रहा। तब जाकर के कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की मदद के साथ जो है वो इस युवक को निकाला गया और रियासी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। फौज ने जेसीओ और कुछ दीगर निचले रैंकों के लिए भर्ती के तरीक़ेकार में कुछ तब्दीलियां की है। तरीक़ेकार में की गई तब्दीलियों के बारे में तफसीलात बताते हुए कर्नल सुमित सिंह, डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जम्मू ने कहा कि उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए आधार कार्ड या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसके बगैर रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह अमल 3 मराहिल से गुजरेगा, जिसके बाद हतमी मेरिट लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट कंप्यूटर पर मबनी तहरीरी इम्तिहान में हासिल करदा नंबरों और उम्मीदवारों के जिस्मानी मयार पर मबनी होगी। में अपना आधार कार्ड या फिर अपना 10th का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। उसके बिना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू गुजारा जाएगा। स्टेज 1 में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली की कार्रवाई वैसी ही होगी जैसे पहले की जाती रही है। और स्टेज 3 में यानी तीसरे चरण में उनको मेडिकल के थ्रू गुजारा जाएगा। मौजूदा रजिस्ट्रेशन जारी हो चुका है। 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय दिया गया है उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने के लिए। 17 अप्रैल से हमारा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपके लिए एक इंडियन आर्मी की वेबसाइट के मार्फत के थ्रू एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जिसका नंबर इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर भी अवेलेबल है। जो नंबर है वो 79615722 है, जिसका इस्तेमाल करते हुए कैंडिडेट्स अपने किसी भी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं, ताकि उनको रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। कर्नल सुमित सिंह ने कहा कि चूंकि भर्ती का तमाम तरीक़ेकार पूरी तरह शफाफ है, इसलिए उम्मीदवारों को किसी दलाल की लालच में नहीं आना चाहिए। ऑटोमेटेड है, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही कम है। कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से एक हिदायत है कि कृपया करके दलालों से दूर रहें। किसी भी दलाल का या किसी भी बिचौलिए का पूरे प्रक्रिया से किसी भी तरीके का उसका कोई सेंध नहीं हो सकती है। अगर वो चाहें कि किसी के थ्रू वो अपना सिलेक्शन करवा लें तो वो पॉसिबल नहीं है। खुद के ऊपर विश्वास रखें, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास रखें। इंडियन आर्मी की जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो निष्पक्ष है और मेरिट के बेस पे आधारित है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग में नामालूम मिलिटेंटों की फायरिंग। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की अनंतनाग से आ रही है। मिलिटेंटों ने फायरिंग की है अनंतनाग से। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नामालूम मिलिटेंट्स ने फायरिंग की है अनंतनाग में। बड़ी खबर इस वक्त की अनंतनाग में नामालूम मिलिटेंट्स की फायरिंग की खबर है इस वक्त। बड़ी खबर इस वक्त की। मुदस्सिर हमारे नुमाइंदे पूरी जानकारी के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, क्या जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं आप? जो बिजबिहाड़ा ज्यूरिडिक्शन में आता है जिला अनंतनाग में, तो वहां पर मिलिटेंटों ने फिर एक बार अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए वहां पर एक शख्स पर एक नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी हुआ है, शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। और फिलहाल उसको इलाज मुआवजा के लिए जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबिहाड़ा है वहां पर मुंतकिल किया गया है। और जो जख्मी शख्स है उसकी जो शिनाख्त है वो आसिफ अली गनाई के तौर पर हुई है। और ये बताया जा रहा है कि वो सरपंच है इलाके का और उसका जो ताल्लुक है वो भारतीय जनता पार्टी से है।
है। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से उनके वालिद का भी जिक्र आया है कि वो हेड कांस्टेबल रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, अली मोहम्मद गनाई, तो उसको भी कुछ अरसा पहले जो है मिलिटेंटों ने गोली मारकर जो है उसका काम ये जो तमाम किया था ये शहीद किया था। और जिसके बाद जो है आसिफ अली गनाई जो है बीजेपी के साथ एफिलेट हुए थे और उसके बाद वो पंच के बतौर पंच इलाके के लिए तैनात हुए थे। और जो ही ये वाकया पेश आया, मिलिटेंटों की फायरिंग जो वहां पर अंजाम दी गई, तो उसके फौरी बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके का मुहासरा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी जो है बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच गई और जो मफरूर हमलावर है उनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। और फिलहाल जो अस्पताल जराया है तो उनका ये कहना है कि जो आसिफ अली गनाई है उनकी हालत जो है वो काफी तशवीशनाक बताई जा रही है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसको फिलहाल जो है फर्स्ट एड दिया जाएगा और ये कोशिश की जा रही है कि उसको स्टेबल किया जाए बिजबेहाड़ा हॉस्पिटल में और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उसको श्रीनगर की ओर जो है मुंतकल किया जाएगा। मुदस्सिर, एक तरह से ये टारगेट पर थे मिलिटेंट्स के, जो आज निशाना बनाया है इनको। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये इलाका जो है काफी हसास तस्वुर किया जाता है, बॉर्डर एरिया है 3 अजला का, पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग का, और पहले से ही वहां पर जो है हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी इस इलाके को जो है तस्वुर किया जाता है। और अक्सर व बेशतर इस इलाके में जो मिलिटेंट्स है वो स्ट्राइक करते हैं और वारदात अंजाम देते हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया हमने कि शोपियां भी इस एरिया के साथ आता है, पुलवामा भी, और जो मिलिटेंट है वो इस एरिया में हमला जो है अंजाम देते हैं और उसके बाद वहां से राय फरार एक्सटीआर कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए भी ये एरिया जो है काफी चैलेंजेबल रहा है और जो सिचुएशन वहां पर देखी जाती है तो अक्सर चैलेंजेबल रहती है। और आज फिर एक बार जो जिस तरह से हमने कहा कि मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी जाहिर की और जो ये शख्स था आसिफ अली गनाई, जिस तरह से हमने बोला कि इनके वालिद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात थे और उनको भी शहीद कर दिया गया था, तो इस पर भी जो है नजदीक से गोलियां चलाई गई और जिसके बाद इसकी हालत जो है, आसिफ की हालत वो तशवीशनाक बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर टारगेट बनाया गया है, जैसा कि मुदस्सिर ने बताया कि आसिफ अली गनाई जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं उन्हें निशाना बनाकर गोली चलाई गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव ने प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर न्यूज़ 18 JKLH से खुसूसी बात की। उन्होंने कहा कि इससे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटियों की आमदनी में इजाफा होगा और इससे मजमूई तौर पर आम लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने में मदद मिलेगी। जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो किसी भी म्युनिसिपैलिटी का, किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल कमेटी की अर्निंग का सबसे मेन सोर्स होता है। और हमारे JNK में अभी भी हमारे जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका 10 से 15% ही हम अर्न कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं JMC की बात करूं तो हमारे रफली अगर 300 करोड़ रुपए के अगर हम साल में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हमारा जो अर्निंग्स है वो 30 करोड़ के अराउंड ही है। सो बहुत ही कम हमारा जो है वो रेवेन्यू जनरेशन है और उसको बढ़ाने के लिए म्युनिसिपल फाइनेंस को, हमारी म्युनिसिपैलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी भी हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट लगातार मिलता रहा है और इसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, और ये 1 अप्रैल 2023 से ये जो है जम्मू कश्मीर में लागू होगा। और इसमें जो भी हमारी सबसे पहले तो जो अर्निंग्स है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जानी है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अकाउंट में रहनी है। यहाँ पर जम्मू में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट में, इसी तरीके से हमारी जो दूसरी म्युनिसिपल अगर कमेटी या काउंसिल है तो वहाँ पर उनके अकाउंट में ये जो फंड्स हैं ये जाने हैं। और इसका जो यूज है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ के जो जम्मू के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो गलियां बनाने के ऊपर हो या फिर नाली बनाने के ऊपर हो, जब हम बेहतर सर्विस हम चाहते हैं तो हमें उसके लिए जो टैक्स है, जो फीस है, वो भी हमें पे करने का हमारा दायित्व बनता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू में लोग जो है अपने दायित्व को समझेंगे। और पिछले कुछ सालों में काफ़ी हमारी बेहतरी म्युनिसिपल सर्विसेज में आई है और अगर हमें आपका सपोर्ट मिलेगा, हमें जो है अगर हमारा टैक्स कलेक्शन जो है हमारा प्रॉपर होगा तो हम और भी इसमें बेहतरी कर पाएंगे। और क्योंकि पहली बार जम्मू में ये म्युनिसिपल जो है हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, तो इसके नेट रेट जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं वो एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप देखें काफ़ी लोअर एंड पर है। और इसमें पूरा इस बात का ध्यान रखा गया है कि आम जो शहरी है उसको कोई परेशानी ना हो। DC किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव ने प्रॉपर्टी टैक्स को जायज करार दिया और इस सिलसिले में वजाहत भी की। उन्होंने ये भी बताया कि किसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। रहेगा, चाहे वो कितने फ्लोर्स हैं
उन फ्लोर के अलावा वेकेंट लैंड कितना है, उन सब के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। जो हमने कैलकुलेशंस निकाली वो बड़ी ही सरप्राइजिंग आप सबके लिए रह सकती हैं शायद, लेकिन एक अच्छी बात भी है, और वो ये बात है कि किसी भी केस में जो हमने 2000 स्क्वायर फीट के एरिया के घरों को जो हमने लिया, किसी भी केस में 1 साल का, मैं फिर से कहूंगा 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स 200 से 500 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ रहा था। रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, 500 रुपए से ज्यादा 1 साल में प्रॉपर्टी टैक्स हमारी कैलकुलेशंस में 2000 स्क्वायर फीट के प्रॉपर्टी पे नहीं पड़ रहा। अब अगर हम इसको महीने के हिसाब से निकाल लें तो आप समझ सकते हैं महीने का 30 या 40 रुपए। अभी हम सभी लोग वेस्ट कलेक्शन का पैसा देते हैं, जो मुझे लगता है उससे भी ज्यादा कम ये प्रॉपर्टी टैक्स किश्तवाड़ टाउन में पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने प्रॉपर्टी टैक्स पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि एलजी इंतजामिया को मजबूरी में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने भी जायदाद टैक्स आयत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी थी। पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का हवाला देते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि शराइत के चलते मरकजी हुकूमत मुनासिब तरीके से जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट फंड्स जारी नहीं कर पा रही है। रविंद्र रैना ने सांबा में न्यूज़ 18 से बात की। पिछले 4 साल से जो सेंटर गवर्नमेंट में जो मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए शहरों के डेवलपमेंट्स के लिए जो फंड्स दिए, वो फंड्स रिलीज नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स का प्रोविजन है जो पूरे देश में है, यहाँ लागू नहीं था। जो पुरानी सरकारें थी 2010-12 में भी कोशिश की गई, 17-18 में भी कोशिश की गई, लेकिन उस वक़्त वो लगा नहीं पाए। चूँकि अब सारा शहरों की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मरकज़ी हुकूमत रिलीज़ करती है वो सारा बंद हो गया, सिर्फ इस कारण से कि एक मामूली सा ये टैक्स की व्यवस्था ना होने के कारण से। मुझे लगता है कि मजबूरी में ही सही, लेकिन ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना पड़ा है। हालांकि इसमें 1000 स्क्वायर फीट तक जो आम गरीब लोग हैं उनको छूट दी गई है, उनका कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा, और जो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर होगा सालाना 1500 रुपया देना पड़ेगा, मतलब महीने का 100 रुपया देना पड़ेगा। वो भी हम नहीं चाहते थे, लेकिन शायद एलजी साहब को मजबूरी में ये टैक्स लगाना पड़ा, वरना 1 अप्रैल के बाद जो शहरों के लिए मरकज़ी हुकूमत का पैसा जो करोड़ों अरबों रुपया फंड्स एलोकेशन की जाती है बजट्स में, और जम्मू कश्मीर के लिए जो पैसा था वो रुक जाता। शायद इस मजबूरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये फैसला लेना पड़ा। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील की है कि वो एक बार जम्मू कश्मीर की जनता के सामने आएं और जनता से बात करें कि उन्हें क्या मजबूरियां थी जिसके चलते ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स उनको लगाना पड़ा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने एलजी के प्रॉपर्टी टैक्स फैसले पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले सेक्रेटेरिएट में बैठे कुछ बाबू अपने आकाओं को खुश करने की गर्ज से लेते हैं, जबकि ये फैसला बिल्कुल अवाम के खिलाफ है। हमारी पार्टी का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है और हमारे प्रेसिडेंट ने भी इसके बारे में कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल ये पीपल फ्रेंडली स्टेप नहीं है। देखिए, सेक्रेटरीट में बैठने से और कागजों पर देखने से आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि ग्राउंड पर क्या हालात। हर दिन एक नया कानून जो हमारे स्टेट के लोगों पर थोपे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किस्म की इसमें सैंक्टिटी है। ये कुछ बाबू अपने आप को दिल्ली के करीब मानने वाले कुछ बाबू अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं दिल्ली में, और कश्मीरियों को अजाब में डालना चाहते हैं। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम ये होने नहीं। एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कल टैगोर हॉल में शुरू हुआ। ये 22वीं भारत रंग महोत्सव का आखिरी मरहला है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से इस मेले का एहतमाम किया है। फेस्टिवल के दूसरे दिन नागमंडल नाम से एक ड्रामा स्टेज किया गया।
यह मशहूर ड्रामा अनजानी गिरीश कर्नाड ने लिखा था। उत्तराखंड के एक थिएटर ग्रुप ने यह ड्रामा पेश किया। शो में शामिल एक्टर्स ने हमारे खुसूसी नवानिगार सरोज कफील से बात की और थिएटर व कश्मीर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। भारत रंग महोत्सव एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। देश के कई टीम अलग अलग जगहों पर परफॉर्म कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि भारत रंग महोत्सव में परफॉर्म करने का हमें मौका मिल रहा है। नागमंडल को हम देश के कई शहरों में हम मंचित कर चुके हैं, लेकिन कश्मीर में हमारा पहला एक्सपीरियंस है। कश्मीर बहुत सुंदर है, आप सब लोग भी आइए और यहाँ इस तरह के फेस्टिवल्स जैसे कि कल्चर है, आर्ट है, तो आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, जानेंगे, तो अच्छा मतलब एक प्रेम भाव बढ़ेगा, एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे। आज यहाँ परफॉर्म करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग ऑडियंस, और हमने इस प्ले को भारत देश के कई हिस्सों में किया है, लेकिन जो यहाँ का रिस्पांस था वो बहुत ही उम्दा था। एक हिंदी नाटक के लिए ऐसा रिस्पांस होना अद्भुत। कश्मीर इज़ अमेजिंग। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं, और बहुत अच्छी बात, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और भारत रंग महोत्सव ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने, तो हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं, और हम कश्मीर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपना अतिथि सत्कार उन्होंने अपने दिखाया। जम्मू में आज से डोगरी लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल शुरू हुआ। KL सहगल हॉल में इस 4 रोज़ा उत्सव की शुरुआत हुई। J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस इस मेले का एहतमाम कर रही है। इफ्तिताही सेशन में मुख्तलिफ मकामात से आए मुसन्निफीन, शायर और ड्रामा निगार शरीक रहे। यहाँ डोगरी ज़बान के माजी, हाल और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही है। मकसद यही है कि डोगरी ज़बान की तरवीज और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसें और मेले नई नस्ल से जुड़ने में मददगार होते हैं, क्योंकि ऐसे मौक़े पर उन्हें ज़बानें बोलने, पढ़ने और लिखने की तरगीब दी जा सकती है। 4 दिन का जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने एक डोगरी लिट फेस्ट शुरू किया है। हमारी एफर्ट ये है कि डोगरी की रिचनेस और डोगरी कल्चर को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए और इतना रिच कल्चर लोगों तक पहुंचाया जाए। ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर्स जो जम्मू कश्मीर के हैं और पूरी कंट्री के हैं, उनको बताया जाए कि जम्मू का डोगरा कल्चर कितना वाइब्रेंट है, कितना रिच है। डोगरी एज ए लैंग्वेज आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किए हैं इसको प्रमोट करने की, बट इट नीड्स टू बी टेकन टू ए न्यू लेवल। इट नीड्स टू बी टेकन, एक बहुत ऊंचाई पे इसको ले जाने की ज़रूरत है। और इसी तरह से डोगरी आर्ट, डोगरी लिटरेचर, इसको बहुत ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। विदाएँ हैं डोगरी की, लिटरेचर की, सब पर खुलकर बात होगी। एक गहमा गहमी है, एक पुरानी रौनक वापस आ गई है। इन दिनों में डोगरी में क्या कुछ करने को बाकी है उस पर बातचीत होगी। कितना हमने सफ़र तय कर लिया उस पर भी बात होगी। तो ये ऐसी कॉन्फ्रेंसें होती रहनी चाहिए। जो J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने किया है, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। डोगरी के लगभग सभी लेखक और कलाकार आज इकट्ठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के कार्यक्रमों से और डोगरी लेखकों और डोगरी कलाकारों के उत्साह से डोगरी साहित्य और डोगरी कला और आगे बढ़ेगी। यह जो डोगरी साहित्य, संस्कृति, भाषाओं इत्यादि से संबंधित मेले का आयोजन किया गया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इस दृष्टि से भी कि एकेडमी की गतिविधियां एक बार फिर से पटरी पर आ रही हैं, ऐसा लगता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की SSB की तरफ से वादी कश्मीर के नौजवानों के लिए 7 रोज़ा भारत दर्शन टूर का इनकाद किया गया। यह टूर वजारत दाखिला की हिदायत पर हुकूमत हिंदुस्तान और फोर्स हेडक्वार्टर सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली की तरफ से हुआ है। वादी कश्मीर से 30 नौजवानों पर मुश्तमिल दस्ता कौम की खिदमत, सलामती और भाईचारगी को आम करने के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा करके आज वापस लौटा। वापसी पर SSB के कमांडेंट मुकेश कुमार और दीगर अफसरान ने इन बच्चों का इस्तकबाल किया।
और सर हम जो हमारे साथ जो ये स्टाफ मेंबर्स एसएसबी के उन्होंने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने हमें दिल्ली और जयपुर घुमाया, जहाँ हमारा खर्चा आया वो खुद एसएसबी ने दिया। और सर उन्होंने हमें जयपुर और दिल्ली और जयपुर ले गए। और सर दिल्ली में हमने बहुत सारी जगह देखी, जैसे कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और बहुत सारी जगह देखी। सर हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हम एसएसबी का बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें टूर पे जाने का मौका दिया। और ऐसे है कि हमें किताबों में पढ़ा है कि जलियांवाला बाग कैसे हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल हमने नहीं देखा है। आज हमने मौका मिला है प्रैक्टिकल देखने के, जैसे कि हमें बहुत सारे म्यूजियम्स भी देखे हैं और लाल किला भी, और लाल किला भी देखा, और कुतुब मीनार भी, लॉर्ड्स टेम्पल भी। और हमें बहुत जयपुर भी गए थे, वहाँ पे जो महल थे, आमेर फोर्ट था और जागरा फोर्ट था। और हमें इस मौका मिला कि हमें इस मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होनी देगी एसएसबी ने। सर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्कॉट्स जम्मू का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने इस दौरान जम्मू कश्मीर में तौसीशुदा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की। इस मौके पर खिताब में एलजी मनोज सिन्हा ने किसानों से अपील की कि वो इस तरह की स्कीमों से फायदा उठाने के दूसरे किसानों को भी तरगीब दें। उन्होंने कहा कि 2016 से पहले किसानों में प्रीमियम को लेकर कन्फ्यूजन थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसमें तब्दीली की, जिसकी वजह से अब किसानों को ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। 2016 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पूरी योजना में बड़ी तब्दीली की और प्राकृतिक आपदा और रोगों से किसान भाइयों को और उनकी फसलों की रक्षा, और मैं कहूं कि उनके आमदनी में एक अस्थायी इस योजना का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया है। मेरे पूर्व भी बताया गया कि कारणों से जम्मू कश्मीर के सिर्फ 4 जिले में सांबा, उधमपुर, जम्मू और अनंतनाग ये सुविधा हो पाई थी किसानों के लिए। आज बचे हुए जो 16 जिले हैं उन सभी के किसान भाइयों के फसल को एक सुरक्षा कवच, या मैं कहूं कि उनके हितों को एक सुरक्षा कवच आज से मिल गया है। अभी आपने वीडियो देखा, प्रधानमंत्री जी को सुना आपने, उन्होंने एक बात कही कि न्यूनतम प्रीमियम के साथ किसान कल्याण के लिए अधिकतम बीमा हो, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। और मैं पहला मेरा निवेदन सभी किसान भाइयों से होगा और अपने विभाग के सहयोगियों से, किसानों को प्रेरित करके अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़े। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के लख्त जिगर मैदान करबला में अजीम कुर्बानी पेश करने वाले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यौम विलादत 3 शाबान के मौके पर आलम इस्लाम के साथ साथ ज़िला करगिल में भी इंतहाई मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ जश्न हुसैन तक़रीबात का इनेकाद किया गया। हौज़ा अलीमा कॉम्प्लेक्स के ज़ेर एहतमाम इसमें इमाम आला मकाम के हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। तक़रीब में अंजुमन जमीयतुल उलमा अशरिया करगिल के नायब सदर समेत कई उलमा ने तकरीरें की और हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी, उनके किरदार और तालीमात की आज के दौर में अहमियत पर रोशनी डाली। मैन बाजार करगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट गुंड और मरकज़ी जामा मस्जिद में भी इसका अहतमाम किया गया। करगिल ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने मजहबी जोश व जज्बे के साथ इसमें शिरकत की। आज साले गुज़श्ते की तरह जमइयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल के अहाते में हज़ारों लोगों ने आज के ईद की मजलिस में शिरकत की। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को तबरीक व तहनियत देने के लिए, लिहाजा हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसा शख्सियत है कि सरकार दो आलम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। इंशाअल्लाह हम सबको
हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। चिनाबल पटन में नौजवान कमेटी की तरफ से यौम विलादत बासादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ मकातिब के बच्चों ने शिरकत की। आगा सैयद तैयब मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर दीगर उलमा भी शरीक रहे। बच्चों ने इमाम हुसैन की विलादत पर तालीमी मुज़ाहरा किया और इमाम की सीरत पर रोशनी भी डाली। आज 3 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी आज का दिन है कि जिस दिन इस कायनात में तशरीफ़ लाए हमारे तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज के दिन अर्श के दाईं तरफ लिखा देखा कि हुसैन वो चिराग है जो हिदायत का चिराग है, और हुसैन ही वो ज़ात है जो इंसान को नजात देगी। वो हुसैन जो जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों का ज़िक्र तवारीख़ में कि जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजात दी, और पाक परवरदिगार का ख़ास तोहफ़ा भी अपने साथ लाए। उस वक्त तक नमाज़ें महदूद रकतों में थी, ज़ोहर असर की नमाज़ें 2-2 रकत, इशा की नमाज 2 रकत, मगर हुसैन जब आए तो पाक परवरदिगार ने नमाज़ों में ज़्यादती का तोहफ़ा भी हुसैन के साथ भेजा। हुसैन आए तो नमाज़ों में ज़्यादती का तोहफ़ा लाए, और जब इस दुनिया से गए तब भी इस नमाज को बचा के गए। बल्कि आज हर इंसान ये बोलने पे मजबूर है कि अगर किसी ने इंसानियत को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, वो वही ज़ात है जिसकी आज विलादत का दिन है। और पूरे आलम इस्लाम में जोश व खरोश के साथ नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत हर जगह मनाया जा रहा है। गुरेज के सियासी लीडर निसार अहमद लोन का कहना है कि बॉर्डर बटालियन सिलेक्शन लिस्ट के दौरान गुरेज के नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और एसटी कोटे में एससी नौजवानों की भर्ती अमल में लाकर यहां के नौजवानों के हक पर शब खून मारा गया है। निसार अहमद लोन ने सिलेक्शन लिस्ट में रिवीजन के दौरान कुछ उम्मीदवारों को ड्रॉप करने पर नाराजगी का इजहार करते हुए इस फैसले पर नजरसानी की अपील की है। हाल ही में जो बॉर्डर पुलिस के अंदर सिलेक्शन लिस्ट वागुजार किया गया था, ऑलरेडी गुरेज के बच्चों का कोटा कम किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से कल के दिन में उस ऑर्डर का फिर अमेंडमेंट करके उसमें और बच्चों को डिलीट कर दिया और इस शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के बच्चों को उसमें ऐड किया गया है। गवर्नमेंट को अगर करना चाहिए था तो उनको शेड्यूल कास्ट का जो कोटा था वो अलग से देना चाहिए था और गुरेज का जो एक्चुअल हक है वो उनको मिलना चाहिए था। जिन बच्चों में एक खुशी की लहर दौड़ी थी, आज वो खून के आंसू रो रहे हैं, उनके घर में आज मातम है, दुख का इजहार कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से, एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जो बच्चे डिलीट हुए हैं, जिन्हें डिलीट किया गया इस लिस्ट से, उनको दोबारा इस लिस्ट में शामिल किया जाए और इकामत सादर किए जाए जल्द अज जल्द। ग्रैंड ट्यूलिप शो 2023 की तैयारियां जोरों पर है। इस साल दुनिया की मुख्तलिफ जगहों से लाए गए 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप सबकी तवज्जो का मरकज बनेंगे। सालाना ट्यूलिप शो को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए बागबान काफी मेहनत कर रहे हैं। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की देखिए स्पेशल रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मौसम बहार की आमद और रंग बिरंगे फूलों के खिलने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। इसीलिए फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने आइंदा ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में मुख्तलिफ महाजों पर काम हो रहा है। सैकड़ों बागबानों की खिदमत हासिल करके जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। ट्यूलिप बल्ब की बुवाई नवंबर-दिसंबर महीनों में की जाती है और इस साल यूरोप के कई ममालिक से लाए गए मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम के 15 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। ट्यूलिप गार्डन और इस बाग के बीचों बीच से बहने वाली नहर का रकबा इस साल बढ़ा दिया गया है और ये तामीराती काम भी यहाँ चल रहे हैं।
इस वक्त हमारा स्ट्रेस है जो हमारी होइंग चल रही है, साथ साथ में इंजीनियरिंग वर्क्स में जो हमारे माइनर रिपेयरमेंट्स हैं जो ट्यूलिप शो से पहले हम करते हैं वो चल रहे हैं। साथ साथ में हम जो भी छोटे छोटे काम हैं वो चल रहे थे। और आपने भी देखा कि इस साल थोड़ी हमारी जो सेंट्रल जो वाटर चैनल है वो एक्सटेंड हुई। आप भी बड़े खुश हो गए, आपने बोला कि बड़ा बहुत ही अच्छा हो गया कि ये एक्सटेंड हुई है। इसमें भी बहुत जगह आपने इट हैज एडेड ग्रेस टू दिस गार्डन। तो वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह एवरीथिंग गोज ऑल राइट। तो इट वुड बी अ गुड शो दिस ईयर आल्सो। वादी कश्मीर में सयाहत के सीजन की मुद्दत को बढ़ाने के मकसद से साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनवाने की पहल की थी। पिछले सीजन में रिकॉर्ड तादाद में 3,70,000 सयाह और मकामी लोगों ने इस बाग की सैर की थी और इस साल भी लाखों लोगों की आमद मुतवक्का है। इन ट्यूलिप्स की बुवाई और काश्त के लिए मखसूस महारत की जरूरत पड़ती है। फूलों के पौधे उगाने के लिए तजुर्बा भी दरकार होता है। अल्लाह हर वरी कोशिश जबरदस्त गस कामयाब गसन यहोस अथ मज लगित जुड़ित। तुम वो पान वनस कम चलान वनस लगभग 5-6 जान चलान यह कम कि दपान यह प्रत वरी इत पे सान मेहनत खसान रथ खसान अम सतन दपान यह ये चलन असल पे। अल्लाह ताला कुन इहंद साथ सतन तो तम पे बागवान वनस चलान कम पानस वुचान। तो इहंद सठा शुक्र गुजार पान अत जबरदस्त करान दपान क्या फांफल दह खो दह गदबो लगन ज्यादा। एलजी इंतजामिया के अलावा सयाहत और तिजारती सरगर्मियों से जुड़े इदारों की काविशों के नतीजे में करोड़ों सयाह जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ सयाहती सीजन रहने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।